नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोमनाथ और आप देख रहे हैं बाइस ओपिनियन। दोस्तों, लोकतंत्र अभी भी खतरे में पड़ा हुआ है। आज भी संसद के बाहर विपक्षी दल के सांसद जिनको निष्कासित किया गया है, उनके समर्थन में विपक्ष के सभी सांसद मार्च कर रहे हैं। वो पुराने संसद भवन से लेकर विजय चौक तक आज भी मार्च अपना जारी रखे हुए हैं और संभवतः 22 को, जैसा कि उन्होंने घोषणा किया, पूरे देश में इनके निष्कासन के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। ये तो रहे भाई जो संसद सत्र चल रहा हो, और अगर ये सब ना हो तो लगता है कि लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है। जैसा कि विपक्ष वाले दावा करते हैं, लोकतंत्र जिंदा है इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। लेकिन दोस्तों, आज हम इससे इतर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो औपनिवेशिक कानून था, हाँ जी, ये औपनिवेशिक कानून था, ये हमारे गुलामी के निशानी थे, उनको कल पूरी तरह से बदल दिया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा समाप्त कर दिया गया, मैं ये कहने की जुर्रत भी नहीं कर सकता हूँ। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि हुआ क्या है। दरअसल मानसून सत्र में जुलाई अगस्त में मानसून सत्र के अंतिम दिन अमित शाह ने जो 1860 की आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, और जो 1898 का सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड, और तीसरा जो 1872 का भारतीय साक्ष्य कानून था, जिसे कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें बदलाव को लेकर के एक बिल लाया। इस बिल पर चर्चा की गई। चर्चा क्या कहेंगे, अमित शाह ने उसको रखते समय जो अपनी बात रखी, और फिर इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। संसद के स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर काफी गहन विचार किया और कल इसको संसद में एक बिल के रूप में पेश किया गया और इसे लोकसभा से पास भी कर दिया गया। ये कैसे पास हुआ, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी अभी। तो इसके लिए हमको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ये बात कहा था। उन्होंने कहा था कि भाई, देश आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून का पालन कर रहे हैं, और इन कानूनों के बीच में बहुत सारी ऐसी शब्दावलियां हैं, जैसे जूरी, हर मैजेस्टी, और जो भी ब्रिटिश शब्द से जुड़े ऐसे 497 शब्द इन तीनों कानून में था। तो मूलतः इन तीनों को हटाने इस जो अभी जो नया कानून लाएगा उसमें हटाया गया। तो उसमें मोदी कहते कि भाई इसमें बदलाव की अति आवश्यकता है। दूसरी बात क्या है कि आखिर अंग्रेजों ने ये कानून बनाया क्यों था? अंग्रेजों को इन कानूनों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे मूल उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह से जो ब्रिटिश राज है उसको यहाँ पे मजबूत किया जाए और उसे कायम रखा जा सके। इन कानूनों का कोई उद्देश्य इसमें कहीं भी जो यहाँ के भारतीय नागरिक हैं उनकी सुरक्षा या उनके अधिकारों के संरक्षण की बात नहीं की गई थी। इसको हम आगे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कानून का किताब किन अपराधों को प्राथमिकता देता है, इसके जरिए हम इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जो अभी तक जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का जो कानून था, उसके अंतर्गत महिला, बच्चे या मर्डर हो गया हो, इनको प्राथमिकता की सूची में बहुत ही नीचे रखा गया था। इसके विपरीत खजाने की लूट या फिर किसी अधिकारी के साथ अगर मारपीट की गई हो, अभद्रता की गई हो, इन जैसे जो अपराध थे उनको प्राथमिकता की सूची में बहुत ऊपर रखा गया था। अब सोचिए कि कोई भी देश इस तरह के कानून से क्या चल सकता है। मैदार जी, मैं आपको बताऊं कि जो ये तीनों कानून थे, ये मूलतः जो ब्रिटेन में कानून था उस पर यह आधारित था, और ब्रिटेन ने अपने इन कानूनों को आज से 50 वर्ष पहले ही बदल लिया है। वो अब इन कानूनों से शासित नहीं होता है।
वहां पर न्याय जो है, न्याय प्रणाली जो है वो जो अभी भारत में चल रहा है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी लागू नहीं हुआ है, कल सिर्फ लोकसभा से पारित किया गया है। तो ये कानून ब्रिटेन में कब का समाप्त हो गया, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी चल रहा था और किसी भी सरकार ने कभी भी इन कानूनों को बदलने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया। हाँ, ये सही है कि इसमें कई संशोधन किए गए हैं, भारत के जरूरतों को देखते हुए कई संशोधन किए गए समय समय पर, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? मेरा उत्तर है नहीं। तो इन लोगों ने किया क्या है, सबसे पहले जान लीजिए कि नामावली, जो एविडेंस एक्ट है उसको भारतीय साक्ष्य कानून ही कहा गया है, लेकिन जो सीआरपीसी है उसका नाम नया रखा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इसी तरह से जो आईपीसी है उसको भारतीय नागरिक कानून की संज्ञा दी गई है। तो इन नाम से यह स्पष्ट होता है कि इन तीनों कानून में जो बदलाव किया जा रहा है उसके केंद्र में कहीं ना कहीं भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिकों को कैसे न्याय मिले। दूसरा, यहाँ पे एक और भी ध्यान देने की चीज है कि जो पुराने कानून है उसका मुख्य उद्देश्य दंडित करना है, कि इसने राज के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ या आज के भी राज के खिलाफ अगर किसी ने कोई बात कह दी, लिख दी, तो उसको तुरंत आप उसके खिलाफ आप एक्शन ले लेते हैं। यहां पर यह नहीं कहा गया कि किस तरह से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की जाएगी, उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। तो ये बहुत ही अंतर है। इसको समझने के लिए आपको याद होगा कानपुर में कार्टूनिस्ट हुआ करता था असीम, तो उसने क्या किया था कि 2012 में सोनिया गांधी का एक कार्टून बना दिया, उसको रातों रात बेचारे को उठा के जेल में डाल दिया गया, उसे कई महीने तक जेल में सड़ना पड़ा। अब जो सो इस कानून में सबसे क्रांतिकारी, जिसकी बात बड़े बड़े यहाँ के एनजीओ मानवाधिकारवादी लोग किया करते थे, वो सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि 124A जो सेडिशन एक्ट है, देशद्रोह, जिसको आप कहते हैं राजद्रोह का एक कानून, ये देशद्रोह का कानून नहीं है, राजद्रोह का कानून है। राज का मतलब है जो यहाँ शासन कर रहा है उसके खिलाफ अगर आप कुछ बातें करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। तो इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब इसको पूरी तरह से हटाने का यह मतलब नहीं है कि अब कोई कुछ भी कर सकता है। ये राजद्रोह का कानून हटाया गया, लेकिन उसके जगह पे देशद्रोह का कानून लाया गया है कि अगर कोई अलगाव की बात करेगा, अगर कोई देश के सार्वभौमिकता को चुनौती देगा या उसके खिलाफ कुछ कहेगा, देश के खिलाफ, राज्य के खिलाफ नहीं, यहाँ पे किसी भी सरकार हो आप उसके खिलाफ कुछ भी बोलने को आप स्वतंत्र हैं एक सीमा तक, लेकिन अगर आपने देश के खिलाफ अगर कुछ भी किया, किसी भी तरह की हरकत की, तो आपको दंडित किया जाएगा। दूसरी बात, जो बार बार इन कानूनों में आप किसी भी मानवाधिकारवादी से मिलिए, अगर वो भाजपा विरोधी है तो तुरंत मॉब लिंचिंग की बात करेगा। आप किसी भी मुस्लिम संगठन से बात कीजिए, वो तुरंत मॉब लिंचिंग की बात करेगा। विपक्षी पार्टियां पिछले 10 वर्ष से लगातार मॉब लिंचिंग की बात करती रही है, लेकिन कभी इसके खिलाफ कानून लाने की बात नहीं की गई है। पहली बार इन नए कानूनों में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया गया है। उसमें 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास और अंततः फांसी तक देने की बात की गई है। अर्थात कि ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानवाधिकारवादी लोग उठाया करते थे, उसके खिलाफ पहली बार कानून बनाया गया है और उनको स्पष्टतः दंडित करने की बात की गई है। दूसरा एक और मुद्दा, आप हमेशा सुनते होंगे लव जिहाद। यहाँ पे होता क्या अधिकतर मामलों में कि अपनी आइडेंटिटी छुपा करके एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की लड़की से शादी किया करते थे। बाद में जब पता चलता था तो कहते थे भाई तुम भी हमारे धर्म में शामिल हो जाओ। ये जो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके जो यौन शोषण, और अगर मान लीजिए शादी करने को लड़की बोलेगा हम नहीं तुम्हारे धर्म में शामिल होंगे, तो उसको डाइवोर्स दे दिया जाता था, जाओ तुम अब, तो उसका तो यौन शोषण हो गया। तो उसके खिलाफ पहली बार कानून बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपा करके अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उसे भी दंडित किया जाएगा। ये तो हुई 2 मुख्य बातें। तीसरी बात, इस पूरे ये जो तीनों कानून है इसके केंद्र में महिलाएं और बच्चे हैं कि अगर आप किसी भी तरह से, जैसे अभी पॉस्को कानून तो है,
आपको सजा भी होती है। लेकिन अब कहा गया है कि अगर आपने नाबालिग के साथ में बलात्कार किया तो आपको फांसी तक हो सकती है। मैंने सख्त सजा देने की बात कही गई है कि ये किसी तरह से किसी भी सभ्य समाज में नाबालिग के साथ में बलात्कार करें और उससे फिर निकल जाए, बेल भी मिल जाए तो उससे निकल जाए, ये अब नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात। मैंने मुख्य रूप से इन कानूनों के केंद्र में महिलाएं और बच्चियां हैं। अब जो है यहाँ पे भारत में अगर जो लोग कोर्ट की सीढ़ियों पर कभी चढ़े हैं उनको पता होगा कि फिल्मी डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यहाँ पे 10 साल, 20 साल, 50 साल से केस चल रहा है। अब यहाँ पे स्पष्ट कहा गया कि भाई साहब आपको तीन साल में किसी भी तरह से न्याय मिलेगा। 3 साल में आपको हर हाल में किसी भी केस का निपटारा करना ही पड़ेगा। एक और जो समस्याएं थी कि महिलाएं अब के साथ अगर कोई अपराध हो गया है तो वो थाना में जाएं या लोग फिर उनसे जिरह करें 20 तरह की, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या नहीं हुआ। अब सोचिए किसी भी सभ्य घर की महिलाएं को ये सब बताने में कितना कष्ट होता होगा। तो इसके लिए 0 FIR का दायरा बढ़ा दिया गया। दूसरा, EFIR दर्ज करने की बात की गई है। मैंने अगर किसी महिला के साथ में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको थाने जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से FIR दर्ज करवा सकती है। और उसे सिर्फ ये करना होगा कि अगले 3 दिन में उसे जाकर के जो FIR का कॉपी थाना पहुंचा होगा उस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा और कुछ नहीं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आप जैसे यात्रा कर रहे हैं या कहीं आप दूसरे शहर में गए हुए, वहां आपके साथ में कुछ हो जाता है, आप लौट के आते हैं और यहाँ पे आकर भी आप FIR 0 FIR दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसका दायरा थोड़ा सीमित किया गया है, ये पूरे देश के लिए नहीं है। इसमें यह है कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के अंतर्गत अगर कहीं पे आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसका 0 FIR आप अपने संबंधित थाने में जाकर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब जो ये नहीं है, आपको हर हाल में 3 दिन के अंदर में FIR सिर्फ दर्ज नहीं करना है, उस पर कार्रवाई प्रारंभ करनी है और थाना, पुलिस, दरोगा कोई भी इस पर आनाकानी आपके साथ में नहीं कर सकता है। तो ये एक अच्छा बहुत ही अच्छा पहल हम इसे कहेंगे। इसी तरह से और भी कई बदलाव किए गए हैं। एविडेंस एक्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया जो बहुत ही अच्छा है। हम जिस युग में जी रहे हैं एक डिजिटल युग है। यहाँ पे हर चीज, अब आप पेमेंट करते हैं या कुछ सामान खरीदते हैं या किसी को पैसा, जो भी आदान प्रदान या जो क्राइम का जो प्लान बनता है अधिकतर जो भी आतंकवादी, तो सब किससे पता चलता है? वो आपके मोबाइल से, लैपटॉप से या अन्य जो भी आप डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करते हैं उसके द्वारा पता चलता है। अब तक ये था कि उसको कॉर्पोरेटिव एविडेंस के रूप में तो रखा जाता था, लेकिन उसको एविडेंस नहीं माना जाता था अधिकांश मामलों, कुछ मामलों को छोड़ करके। लेकिन अब फॉरेंसिक में जो साक्ष्य कानून उसमें स्पष्ट किया गया है कि ये सब तरह के साक्ष्य जो है वो अदालत में मान्य होंगे और इसका इस्तेमाल जो है किसी भी अपराधी के खिलाफ किया जाएगा। और इसे उतना ही, जिस तरह से कोई फिजिकल कोई आके गवाही देता है, हाँ साहब मैंने इसे देखा था ऐसा करते हुए, उसी तरह से जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स फुटप्रिंट है इसको भी साक्ष्य के रूप में शामिल किया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। और पूरे का इसमें सिर्फ यही नहीं है कि डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट किया जाएगा, इसके तहत ये भी प्रावधान किया गया है कि आने वाले 5 वर्षों में पूरे देश का जो न्यायिक सिस्टम है उसको डिजिटल कर दिया जाएगा, पूरे देश के न्यायिक सिस्टम को। ये एक बहुत बड़ा काम है। इसको होने में अब देखिए हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन ये हो जाने से आम नागरिक को तो अवश्य ही फायदा होगा, और फायदा नहीं बहुत ज्यादा फायदा इससे होने वाला है। इसी तरह के अनेक बदलाव इन कानूनों के द्वारा किया गया है। तो मैंने अब तक आपको बताया कि भाई ये कानून लाने का उद्देश्य क्या था। तो पहला था कि भाई औपनिवेशिक या आप जिसको कहें गुलामी की जो निशानी थी उसको मिटाना था। अच्छा, एक बड़े गौर करने की बात, इसमें सिर्फ नाम नहीं हटाया गया। जैसे मैंने कहा गुलामी की निशानी कि भाई कुछ नाम थे, जूरी फूरी सब जो सब थे, इन सबको सिर्फ नहीं हटाया गया। और न ही ये कानून एकदम नया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये कानून पूर्णतः नया नहीं है,
इस कानून में किया क्या गया है, कुछ कानून को यथावत रखा गया है, कुछ कानूनों में बदलाव किया गया है और कुछ कानूनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। जैसे 124A जो मैंने कहा सेडिशन एक्ट, तो इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इस कानून में दावा किया गया है कि आपको हर हाल में 3 वर्ष के अंतर्गत आपको न्याय मिल जाएगा। क्या ये संभव हो पाएगा? क्या ये यहाँ के जो वकील हैं वो ऐसा होने देंगे? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि ये होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो है ही। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि जिस विकसित राष्ट्र की हम कल्पना कर रहे हैं ये उसके तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम होगा। अब इसके कुछ राजनीतिक पहलू पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के अब तक करीब 150 के लगभग सांसदों को निष्कासित कर दिया गया है। तो विपक्ष जो है इस कानून के आने से पहले ही राग अलापना चालू किया, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए हम लोगों को संसद से निष्कासित किया गया है। अब जो लोग राजनीति के जानकार हैं वो तो जानते ही हैं कि लोकसभा में एनडीए के पास में, और एनडीए को भी छोड़िए, सिर्फ भाजपा सांसदों की बात करें, इनके पास में 303 सांसद हैं। किसी भी बिल को पास करवाने के लिए आपको सिर्फ 272 सांसदों की जरूरत पड़ती है। विपक्ष लोकसभा में उपस्थित हो ना हो, भाजपा को उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये कहना कि वहां पे विपक्ष की अनुपस्थिति में ये कानून को पास कर दिया गया, तुम करते क्या? मान लीजिए सारे विपक्ष सदस्य वहां मौजूद होते तो करते क्या? वो अनर्गल कुछ संशोधन लाते जिसको स्पीकर जो है वहां पे वोटिंग के द्वारा निरस्त करवा देता। निरस्त होना ही था भाई, क्यों हम संशोधन तुम्हारी बर्दाश्त करेंगे? ये स्टैंडिंग कमेटी से लौट के आया हुआ ये बिल है। मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 2019 से काम किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के सारे जज, हाई कोर्ट, सभी राज्यों के हाई कोर्ट के जजेज, गवर्नर, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अनेक सारे जो लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो प्रोफेसर्स हैं, इन सब से इस कानून को पास करने के लिए, इस कानून को बनाने के लिए या मसौदा तैयार करने के लिए इन सबसे सुझाव लिया गया। ये कानून 4 साल के कंसल्टेशन का परिणाम है। ये ऐसा नहीं कि हवा में अमित शाह एक दिन सो के उठे और कहे कि भाई ये कानून में हम बदलाव लाना और ये कानून हम पास करवाएंगे, ऐसा नहीं है। इस कानून पे व्यापक, मुझे लगता है कि इधर विगत कुछ वर्षों में किसी भी कानून पे इतनी व्यापक कंसल्टेशन नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार को पता है कि इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। इसको आप हवा में 2 लोगों से बात करके नहीं कर सकते। और फिर इस कानून को बनने के बाद में एक कमेटी बनाई गई, सरकार ने अपनी कमेटी बनाई जिसमें जाने माने वकील और जो संविधान वेत्ता हैं वो लोग सबके सब मौजूद थे। उन लोगों की राय पे इस मसौदा को फाइनल टच दिया गया था। उसके बाद मानसून सत्र में इसे लाया गया, फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया, तब जाकर के ये कल लोकसभा से पास करवाया गया। तो लोकसभा में इनके पास में एक व्यापक बहुमत है, बड़ी बहुमत है भाजपा के पास में, तो वहां से तो इसको पास होना ही था, विपक्ष मौजूद हो या ना मौजूद हो। बात हुई राज्यसभा की। अब राज्यसभा में इस कानून के पक्ष में बीजेडी है, उड़ीसा के बीजू जनता दल के लोग हैं। उसके बाद में जो आंध्र प्रदेश का YRCP है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की, वो इसके पक्ष में। तो वहां भी इनके पास में बहुमत है, वो निष्कासित नहीं है। उन्होंने इन सब कानूनों पे सरकार का साथ यहां भी आज भी दिया और पहले भी देते आ रहे हैं। जितने भी कानून पास हुए उसमें इन लोगों ने सरकार की मदद की है। तो ये कहना कि विपक्ष की अनुपस्थिति, हाँ विपक्ष वहां पे अगर वहां मौजूद होता तो शोर शराबा हंगामा कर सकता था। कल लोकसभा में विपक्ष के एक नेता थे ओवैसीउद्दीन ओवैसी साहब ने अकेले वहां पे बीच बीच में चिल्लाया और अमित शाह ने उसका भरपूर जवाब भी दिया और बढ़िया जवाब दिया कि यहाँ पे कुछ दल के लोग हैं जिनको पेट में दर्द हो रहा है इन कानूनों से, क्योंकि इस कानून में पहली बार आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है। यूएन आज तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं कर पाया, या किसी भी देश में आतंकवाद को, ये बहुत ध्यान देने की चीज है दोस्तों,
कभी भी किसी भी देश ने आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया है। ये पहली बार है कि इस कानून के तहत आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है। और आप बड़े गौर से देखिए, आज के अखबार में लोगों ने लगाया इस न्यूज को जरूर, लेकिन किसी ने भी विस्तृत इसकी समालोचना नहीं की है। विस्तार से कोई कुछ नहीं बताया है। आप जितना समझ रहे हैं, इस कानून का दायरा उससे कई गुना ज्यादा व्यापक है। तो जो लोग इसमें राजनीति करने की बात कर रहे हैं या राजनीति ढूंढ रहे हैं, वो मूर्खता कर रहे हैं। क्योंकि आज ये जो कानून है, ये पहली बार पब्लिक सेंट्रिक है, आम लोगों को केंद्र में रखा गया है। हो सकता है इसमें खामियां हो, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता है। उसमें कोई जो वकील हैं वो फिर किस लिए हैं? वो इसका तोड़ निकालने के लिए तो हैं। और स्वाभाविक है कि जब वो तोड़ निकालेंगे तो संशोधन आने वाले वर्षों में भी होगा। हो सकता है उसमें विपक्ष का कोई आदमी कहे कि तुम इतना अच्छा कानून बनाए थे, फिर इसमें संशोधन क्या आवश्यकता है? संशोधन किसी भी जीवंत समाज की पहचान है कि हम कट्टर नहीं है, हमने जो बना दिया वो परफेक्ट नहीं है। आने वाले समय में इसमें कई बदलाव किए जाएंगे और बदलाव होना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जिन अपराध के स्वरूपों को देख करके कानून बनाया गया हो, अपराधी उससे कहीं ज्यादा तेज हैं। हो सकता है आने वाले समय में वो कोई और अपराध की कोई नई शाखा ढूंढ लें। अब किसी ने सोचा था आज से 20 साल पहले कि आपका पैसा ये जो साइबर अपराधी लोग हैं आपके बैंक अकाउंट से गायब कर लेंगे? तो 2005-10 से पहले तो कोई कानून ही नहीं था इसके लिए। हो सकता है इसी तरह का कोई और अपराध की कोई और स्वरूप हमारे सामने आवे और उससे निपटने के लिए फिर नए कानून बनाने पड़े। तो किसी भी जीवंत समाज की ये निशानी है कि कानून में समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलाव किया जाता रहे। दोस्तों, मैंने जानबूझकर के इसमें धाराओं की बात नहीं की है कि किस कानून में कितनी धाराएं हैं, कितनी धाराएं हटाई गई हैं, ये आप किसी भी अखबार से पढ़ लेंगे। मैंने आपको सरल शब्दों में इस कानून से होगा क्या ये बताने की कोशिश की है। संभव है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको प्रोत्साहित कीजिए, आगे बढ़ाइए